नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल MIT सौरभ। आज आपके लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ लेके आया हूँ रिगार्डिंग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ MRI। ये जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले रिगार्डिंग एम्स एग्ज़ाम, UCMS एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस या SGPGI संजय गांधी जो कॉलेज है लखनऊ के इसमें, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक बात और है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसका पूरे टेस्ट का गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। अगर आप इसको करना चाहें तो सबमिट करा सकते हैं। मैं उसको आपके आंसर जो है वो सबमिट कर दूंगा, आपके पास रेस्पॉन्सेज भेज दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइसोटोप। आइसोटोप के बारे में पता होना चाहिए कि आइसोटोप क्या है। एक बार आइसोटोप की डेफिनेशन जान लेते हैं कि आइसोटोप क्या है। एटम ऑफ द एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ द प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोटोप। ठीक है, हमारे पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होने चाहिए, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होने चाहिए, वही क्या होता है हमारा आइसोटोप होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारा, एटम ऑफ द एलिमेंट विद द डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये ऑप्शन गलत है हमारा। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है हमारा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी बात, वन ऑफ द टू और द मोर फॉर्म ऑफ द केमिकल एलिमेंट दैट हैव द डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बट द सेम केमिकल करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सेम केमिकल करेक्टरिस्टिक्स, ये भी ऑप्शन सही है क्योंकि हमारा प्रोटॉन सेम होना चाहिए, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है। एंड लास्ट वन इज हमारा सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट। ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारा सही है, तो इसका ऑप्शन है BCDR करेक्ट। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा BCDR करेक्ट। ठीक है, इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रेफर्स टू थ्री इंडिविजुअल फोर्सेस आर। ठीक है, MRI के अंदर हम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो कौन सा है, वो कौन सा हमारे पास कौन कौन से चार्ज होने चाहिए हमारे फोर्सेस के, दैट इज़ मोशन, मैग्नेटिज्म एंड चार्ज। ठीक है, चार्ज रिलेटेड टू करंट। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है, अगर दो चीज़ हमारे पास होगी ना तो तीसरी चीज़ अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं वो कौन कौन से। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा मोशन, मैग्नेटिज्म एंड चार्ज इज अवर राइट आंसर। ठीक है, लेट्स टेक ए लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, कैसा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन रहेगा 1.602 इंटू 10⁻19 कोलाम, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। सो राइट आंसर इज फर्स्ट, सो हमारा राइट आंसर रहेगा पहला। ठीक है, ये जो नेक्स्ट 39 पॉइंट ये दे रखा है, ये हमारा ये वेट होता है इलेक्ट्रॉन का, तो हमें चाहिए था चार्ज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इनमें से एक बार देख लेते हैं ऑप्शन, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तीनों ही प्रॉपर्टी हमारी एंगुलर मोमेंटम की होती हैं। ठीक है, और जो लास्ट है हमारा P इजिकल टू MV, P इजिकल टू MV, P हियर इज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी, ये हमारी प्रॉपर्टी क्या है, हमारी एंगुलर मोमेंटम की प्रॉपर्टी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, P इजिकल टू MV। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट फॉर द गिवन MR एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, MR एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए कौन सी स्टेटमेंट राइट रहेगी वो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास दे रखे हैं MR एक्टिव न्यूक्लियाई दे रखे हैं, उसके मास नंबर दे रखे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। कार्बन का 14, मास नंबर कार्बन का 14 नहीं होता, ये गलत बात है। एंड थर्ड हमारे पास फ्लोरीन, फ्लोरीन का 17 दे रखा है, ये भी गलत है। फ्लोरीन का 19 होता है, फॉस्फोरस का 31 दे रखा है। ठीक है, ये सही है।
एंड कार्बन का क्या होना चाहिए, हमारा जो गल दे रखा है उसका होना चाहिए 13। सो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 1 and 4। 1 and 4 are correct, but 2 and 3 are incorrect। सो हमारा राइट आंसर रहेगा थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वांटम थ्योरी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मैक्स प्लैंक इन 1900। यहाँ पर ऑप्शन है वो गलत दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर वैसे फर्स्ट रहेगा मैक्स प्लैंक इन 1900, नॉट 1990। सो एक बार इसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर मैक्स प्लैंक इन 1990। सो आइए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 टेस्ला इज इक्वल टू, सो टेस्ला क्या है यहाँ पर हमारा? टेस्ला एमआरआई की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम टेस्ला यूनिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। दो टाइप की यूनिट होती हैं एमआरआई की, जो ऐसा यूनिट तो टेस्ला होती है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए हाइयर यूनिट टेस्ला होती है, लोअर यूनिट गोज होती है, ठीक है। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गोज, ठीक है। तो इसका आंसर 10,000 गोज भी होता है। और दूसरा 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर, ये भी राइट आंसर है। 1 वेबर इज इक्वल टू, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को दिखाने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो वेबर यूज़ करते हैं। दैट इज़ 1 टेस्ला इज आल्सो इक्वल टू 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर। सो हमारा इसका राइट आंसर रहेगा, बोथ बी एंड सी आर राइट आंसर, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन एट 7 टेस्ला। 7 टेस्ला पे हमारी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? ठीक है, तो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी गायरोमैग्नेटिक रेशो के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। हमारा जो गायरोमैग्नेटिक रेशो होता है वो होता है 42.57 mHz पर टेस्ला, ठीक है। और जो हमारी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी 1 टेस्ला के अंदर होती है 42.57 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो 42.57 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? 297.99 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेना, तो राइट आंसर हमारा रहेगा 297.99 मेगाहर्ट्ज़। आइए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ विजिबल लाइट। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी रेंज विजिबल लाइट की क्या है। इसमें से ऊपर जो दो चीज़ दे रखी है 400 to 700 नैनोमीटर एंड 600 to 800 नैनोमीटर, ये दो चीज़ दे रखी है, तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाते हैं, क्योंकि ये नैनोमीटर दे रखी है, ये लेंथ दे रखी है हमारी, ठीक है। ये वेवलेंथ दे रखी है, तो हमें वेवलेंथ नहीं चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी हर्ट्ज़ के अंदर होती है। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा 43 to 47 टेराहर्ट्ज़, ठीक है। सो ये फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट की हमारी होती है 430 to 47 टेराहर्ट्ज़ होती हैं। अब क्वेश्चन आता है हमारा रेजोनेंस से, रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस। जब एटम रेजोनेंट करता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है हमारा एमआरआई के अंदर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मैग्नेटाइजेशन इन द ट्रांसवर्स प्लेन, सही बात है। न्यूक्लियर इन फेज और द कोरेंट फेज के अंदर, एक फेज के अंदर आ जाते हैं, ये भी सही बात है। मैग्नेटाइजेशन इन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, ये तो नहीं होता, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बोथ ए एंड बी। सो हमारा राइट आंसर इसका रहेगा बोथ ए एंड बी। सो आप रेजोनेंस क्या है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस? A resonance is a phenomena that occur when an object is exposed to an oscillating perturbation that has a frequency close to its own natural frequency of oscillation, ठीक है। रेजोनेंस जब हम बाहर से RF देते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स देते हैं, वो अंदर का जो हमारा हाइड्रोजन का एटम उसकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी या उसकी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करना चाहिए, तभी हमारा एटम क्या होगा, रेजोनेंट होगा। तो एक छोटी सी डेफिनेशन थी रेजोनेंस की, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इमेज क्रिएशन में रेजोनेंस क्रिएट करता है। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हाइड्रोजन प्रोटॉन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड हाइड्रोजन प्रोटॉन हमारा क्या रहेगा, लाइन अप अलोंग द फील्ड एंड रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, नहीं, लाइन अप अलोंग द फील्ड एंड प्रीसेस अराउंड इट्स एक्सिस, हाँ सही बात है, प्रीसेस तो करता है लेकिन लाइन अप नहीं होता, रिमेन ओरिएंटेड मोस्टली रैंडमली एंड प्रीसेस अराउंड द magnetic field axis. So our right answer is remain oriented mostly randomly and precise around the field axis, ठीक है। ऐसा नहीं है जो नीचे ऑप्शन दे रखा आर नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा तो होता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हमारा सी रहेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सिग्नल और द वोल्टेज इज ओनली इंड्यूस इन द रिसीवर कोयल इफ, हमारी रिसीवर कोयल के अंदर सिग्नल कब प्रोड्यूस होगा, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। इन कोरेंट मैग्नेटाइजेशन इन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, नहीं इन कोरेंट नहीं होना चाहिए, कोरेंट सिग्नल होना चाहिए हमारे पास, कोरेंट फेज़ के अंदर एक फेज़ के अंदर आएगा तभी ये सिग्नल प्रोड्यूस होंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है कोहेरेंट मैग्नेटाइजेशन इन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, नहीं ये ऑप्शन भी सही नहीं है। कोहेरेंट मैग्नेटाइजेशन इन ट्रांसफ़र प्लेन लिख रखा है, यहाँ ट्रांसवर्स प्लेन आएगा, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसवर्स प्लेन आएगा। सो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा सी, सिग्नल प्रोडक्शन के लिए कोहेरेंट मैग्नेटाइजेशन इन द ट्रांसवर्स प्लेन दैट इज इन फेज, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। T2 रिलैक्सेशन इन रिजल्ट्स इन, T2 रिलैक्सेशन रिजल्ट इन, नंबर फर्स्ट दे रखा हमारा गेन ऑफ इन coherent longitudinal magnetization due to interaction between the magnetic field of the adjacent nuclei. Second, a loss of the coherent transverse magnetization due to the interaction between the magnetic field of the adjacent nuclei, both A and B, neither A nor B. So T2 relaxation depend करता है हमारा स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन पे। T2 relaxation रिकवरी का मतलब होता है हमारा कि हमने RF पल्स रिमूव करती है तब एटम रिकवरी भी करेगा और T1 रिकवरी होगी, T2 रिलैक्सेशन होगी। सो रिलैक्सेशन के टाइम पे क्या होता है, लॉस ऑफ द कोहेरेंट ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन है उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो लॉस हो जाती है क्योंकि आपस में जो स्पिन स्पिन इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से। सो हमारा राइट आंसर रहेगा, हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा हमारा loss of the coherent transverse magnetization due to interaction between magnetic of adjacent nuclei। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज सेट आउट बाय, अब लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सभी को पता है किसने दिया था, हमारा माइकल फैराडे ने दिया था। सो इसका आंसर राइट आंसर रहेगा माइकल फैराडे। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which statement is incorrect regarding Heisenberg uncertainty principle? अब बात आती है हमारी हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ध्यान रखना इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बतानी है, ठीक है। तो लेट्स टेक ए लुक that the position and the velocity of the object cannot both measure exactly at the same time। हाँ, इस प्रिंसिपल का ये प्रिंसिपल था, हम किसी की पोजीशन और वेलोसिटी एक टाइम पर डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल था। और दूसरा है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अराइज फ्रॉम वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, ये भी राइट आंसर है, ठीक है। ये प्रिंसिपल डिपेंड करता है दोनों चीज़ पे, वेव का भी और नेचर हमारा फोटोन है, दोनों नेचर पे हमारा जो पार्टिकल है वो डिपेंड करता है। Every object in the universe i.e. is a wave i.e. situation which give rise to the phenomena। और ये ऑप्शन इसके लिए सही नहीं है कि सब वेव फॉर्म में होते हैं, ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि ड्यूल पार्टिकल ड्यूल नेचर के अंदर होते हैं, ये बाद में आता है, ये पहले की सिचुएशन है। हाइंसबर्ग इसको प्रूव नहीं करता। हाइंसबर्ग लिमिट द ऑप्टिमल रेट एट विच द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट कैन स्केल विद द एनर्जी यूज्ड इन द मेजरमेंट, ठीक है। कुछ लिमिट से आए हाइंसबर्ग की, जो कि पोजीशन एक्यूरेसी की पोजीशन बता सकता है स्केल के मेजरमेंट पे, ये भी हाइंसबर्ग की लिमिटेशन के प्रिंसिपल के अंदर आता है। सो
इसका राइट आंसर रहेगा हमारा एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज़ ए वेव। ठीक है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो इसका राइट आंसर रहेगा एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज़ ए वेव ए सिचुएशन विच गिव्स राइज टू द फिनोमिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। गायरोमैग्नेटिक रेशियो एट 3 टेस्ला इज़, ये थोड़ा टेक्निकल का क्वेश्चन पूछ रखा है कि अगर बच्चों को गायरोमैग्नेटिक रेशियो के बारे में पता नहीं है तो वो इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है? गायरोमैग्नेटिक रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, ये रिलेशनशिप बताएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंटम का। सो गायरोमैग्नेटिक रेशियो एक कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता किसी भी सिचुएशन में, चाहे 3 टेस्ला हो या 7 टेस्ला हो या 1 टेस्ला हो। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन है। और इसकी यूनिट क्या होती है? हमारी गायरोमैग्नेटिक रेशियो की यूनिट होती है मेगाहर्ट्ज़ पर टेस्ला। सो इसके अंदर यूनिट के अंदर भी कंफ्यूज मत हो जाना। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा 42.57 मेगाहर्ट्ज़ पर टेस्ला। नीचे ऑप्शन कई दे रखे हैं, 3 टेस्ला हो, 7 टेस्ला हो, कि कौन सा भी टेस्ला हो, हमारी गायरोमैग्नेटिक रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। अगर आप अपने आंसर सबमिट करना चाहते हैं, टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, आप गूगल फॉर्म में आपके आंसर सबमिट कर सकते हैं। मैं आपका आंसर है वो रेस्पॉन्सेज आपको भेज दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो अपने पैरामेडिकल स्टूडेंट्स या कलीग्स के अंदर शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।